नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और अब पढ़ रहे हैं कक्षा 10 भूगोल विषय, लेसन नंबर 1 संसाधन एवं विकास। कुछ पाठ हमने इसका पहले पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे भू संसाधन के बारे में। यदि आप ये कंप्लीट बुक लाइन बाय लाइन पढ़ना व समझना चाहते हैं तो YouTube के सर्च बार में एनसीईआरटी बाय विक्रम 10th क्लास चैनल सर्च कीजिए। उस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट ये बुक मिल जाएगी जो लाइन बाय लाइन सभी अध्याय समझाए गए हैं। तो आप एक बार कमेंट करके ये और जरूर बता दिए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं और वो हमें ये भी बताते हैं कि हमें आगे किस प्रकार का सुधार करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भू संसाधन। भू का मतलब भूमि किस प्रकार से एक संसाधन है। तो हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं भी। तो उसने कहा कि हम भूमि पर रहते हैं, आप सब हम भूमि पे रहते हैं और इस पे अनेक प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब हमने कक्षा 6 की सामाजिक की पुस्तक में पढ़ लिया था कि वे सभी क्रियाएं जिनमें हम धन का लेन देन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, मुद्रा का लेन देन करते हैं, वो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। कि जैसे आपका कोई भी चीज खरीदना बेचना है, आपका नौकरी करना है, जहां पे हम खेती करना, ये भी क्या आपका आर्थिक क्रिया है। तो करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं और अलग अलग रूप में धरती का हम इस्तेमाल करते हैं भी। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ से आपसे एक नंबर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि धरती किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आपको बता देना कि हम भूमि पर रहते हैं और इस पर अनेक प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग करते हैं। कहीं खेती के लिए, कहीं हम यहाँ पे कोई इमारत बना ली, कहीं हमने स्टेडियम बना लिया, तो अलग अलग प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि भूमि तो बहुत बड़ी है, कोई इसका हमें क्या है, लिमिट नहीं है भी। ठीक है, लेकिन भूमि क्या है, सीमित है। ये भी आपको ये चेतावनी देगा कि पहले इसने एक बात बताई है कि प्राकृतिक भूमि, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित। इसने कहा कि आपकी खेती है, आपकी परिवहन की व्यवस्था है, आपके सड़क वगैरह ये परिवहन में आ गए आपके। ठीक है, आपकी जो कृषि है, आपकी परिवहन व्यवस्था बता दी आपको। वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, वन्य जीवन, ये सब क्या है, भूमि पर ही तो आधारित हैं। यदि भूमि ही नहीं होगी तो ये कैसे होंगे, कैसे पेड़ पौधे होंगे, कैसे जीव जंतु कहाँ रहेंगे, कहाँ हम सड़कें बनाएंगे, कहाँ हम व्हीकल चलाएंगे। तो ये सब क्या भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। सीमित मतलब ये नहीं कि ये असीमित है, बहुत ज्यादा मात्रा में है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये एक सीमित भूमि है और इसका प्रयोग हमें बड़े ध्यान से और समझदारी से करना होगा भी। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया उपलब्ध भूमि और आप सोच रहे होंगे सर ये उपलब्ध भूमि कौन सी हो गई। क्योंकि भूमि क्या होता है कि आप पृथ्वी को देखिए, कहीं पे आपके बड़े बड़े पर्वत है, कहीं पे बर्फ जमी हुई है, कहीं पे महासागर है, कहीं पे झील आ गई, कहीं पे पठार आ गए, कहाँ पे बहुत ज्यादा घने वन आ गए। उपलब्ध भूमि वो भूमि होती है जिस भूमि का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इसने कहा है कि उपलब्ध भूमि का हमें ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से उसका प्रयोग आपका होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं। भारत में अगर भूमि देखोगे ना तो कहीं पे आपको पर्वत दिखेंगे, कहीं पे पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 47% भू क्षेत्र मैदान है। याद रखें कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर मैदान है, 43% पर आपके मैदान है भी। जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि आपके वो मैदान है ना, तो वहां पे हम उद्योग मतलब कंपनियां व फैक्ट्रियां आराम से लगा सकते हैं। पहाड़ों में थोड़ी लगेंगी आपकी, और खेती भी आराम से कर सकते हैं। तो जो मैदान है वो किसके लिए उपयुक्त है, वो आपके उपयुक्त है आपके खेती के लिए और उद्योगों के लिए, परिवहन के लिए। कि जो मैदान है ना वो तो हर चीज के लिए उपयुक्त है भी। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। तो 43 पे क्या मैदान और 30% पर आपके पर्वत हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार एमसीक्यू में पूछ लेगा कि भारतीय कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है। 43% पर पर्वत कितने पर है,
30% पे, साथ साथ बोलते चले ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। बारहमासी नदियां मतलब जो नदियां पूरे 12 महीने, 12 मतलब 12 मास मतलब महीने आपकी बहती है, जैसे आपकी गंगा और यमुना वहां से निकलती हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, मतलब वहां पे जो पहाड़ी एरिया है ना, तो वहां पे मौसम ठंडा रहता है तो लोग वहां पे घूमने जाते हैं, तो पर्यटन वहां पे विकसित होता है पहाड़ों में। और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है, आपके पर्यावरण के लिए। पारिस्थितिकी जैसे आपको बताया था ना ये वर्ड, तो ये आपके पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। अब आपको तीन हिस्से आपके हो गए, एक आपका हो गया मैदानी भाग 43%, आपका पहाड़ी 30% और आपका पहाड़ से थोड़ा सा कम है पठारी 27%, 27%। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। जो आपके पठार है ना, वहां पे क्या है, आपके खनिज है, जीवाश्म ईंधन मतलब आपके कोयला वगैरह है, और वनों का अपार संचय है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि भारत में 3 प्रकार की भूमि है। हो कितने की टोटल आप ये देखिए, एक बार आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि 43 आपके क्या थे, मैदान थे, और आपके वन कितने थे, सॉरी पहाड़ कितने थे, जल्दी बताइए। पहाड़ आपके 30% थे और 27 आपके क्या थे, पठार थे। यही चीज है ना आपकी, तो ये ध्यान रखना। आपको 10 ये हो गए, 7 और 3 10, 4 3 7 और 2 9 और एक हासिल आपकी 10-100% भूमि आपकी कवर यहाँ पे हो चुकी है। आपको तीनों डाटा आपको याद रखने हैं। मैदान कितने थे, 43%, पर्वत कितने हैं, 30%, और आपके जो पठार है वो आपके 27% है। आपके मैदानों पर कृषि और उद्योग लगाना, परिवहन, सड़कें, रेल लाइन सब कुछ आसान है। पहाड़ों में आपका क्या कि पर्यटन वहां पे है, और जो पारिस्थितिक तंत्र है मतलब कि जो जलवायु का आपसी तालमेल है प्रकृति में, तो वो क्या बहुत बढ़िया है। तो पठारों में क्या है कि पठारों में आपका खनिज है, आपके संसाधन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जीवाश्म खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए कि एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से पढ़ता चलिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको आएंगी जो आपको ध्यान रखना है अभी, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर देखिए, और आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूं लाइन बाय लाइन, ये आपको समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे भी। तो भू संसाधनों का उपयोग किस पर उद्देश्य से किया जाता है, ये चीज आपको जाननी है। कि आपने ये तो पढ़ लिया कि इतना पर्वत है, इतने आपके मैदान है, इतने आपके पठार है, अब इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये चीज हमें देखनी है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे डाटा भी दिखाया गया है कि मैदान आपके ये आपके 43% है, ये आपके 30% है, और ये आपके पठार 27% है। तो ये चीज आपकी हो गई यहाँ पे। तो चलिए भी भू उपयोग भी, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। तो सबसे पहले वन के लिए भी, क्योंकि भारत में आपको बता दिया ना कि इतने प्रकार के ये आपके भू हैं, किस प्रकार के, पर्वतीय, पठारी और मैदानी। आपके पठारी कितने, 27%, पर्वत कितने, पर्वत आपके 30% और मैदानी 43%। तो सबसे पहले वनों का, भू का उपयोग किस प्रकार से, मतलब धरती का उपयोग किस किस प्रकार से किया जाता है भारत में। तो सबसे पहले वन के लिए भी, कि भारत के अधिकतर भाग पर, अधिकतर पे नहीं कहेंगे, कि आपके वन वन है आपके, कि कुछ भूमि के कुछ भाग पर वन पाए जाते हैं। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि भी, ठीक है, मतलब वो भूमि जो कृषि के लिए नहीं है, अनुपलब्ध मतलब जो कृषि के लिए नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, उस भूमि में कौन कौन सी भूमि आती है, आपसे कुछ नहीं से पूछेगा कि भारत में जो भूमि का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है। नंबर 1 वनों के लिए, दूसरा आपका कृषि के लिए, अनुपलब्ध भूमि जहां कृषि नहीं की जाती वो भूमि भी, तो उसमें आती बंजर भूमि जहां पे कृषि होती ही नहीं भी, तथा कृषि अयोग्य भूमि की जहां पर आए तो कृषि बंजर है, वहां पे कुछ उगता ही नहीं है। अयोग्य जैसे आपकी पहाड़ी क्षेत्र हो गए, वहां पे कृषि की ही नहीं जा सकती, बहुत अत्यधिक मात्रा में वन है आपकी, वन वाले भी तो क्या आ गए, कृषि योग्य भूमि में हो गए। आपको आ रही बात समझ में। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, अब है कि ऐसी भूमि थी जहां खेती तो की जा सकती थी, लेकिन हमने क्या कर लिया, वहां और कोई काम कर दिए, जैसे इमारत बना दी भी,
क्या बना दी, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे हमने वहां पे इमारत बना दी, जैसे कोई सड़क बना दी, उद्योग बना दिया, तो वो वाली भूमि हो गई। कृषि पहली कौन सी, वन भूमि, वो भूमि जहां पर वन उगे हुए हैं। दूसरी भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, एक तो बंजर भूमि, वहां पे कृषि नहीं होगी, और दूसरी है जहां हमने अन्य काम कर लिए, अन्य चीजें बना दी गई, कृषि योग्य थी लेकिन वहां हमने अन्य चीजें बना दी। फिर है आपकी नंबर 3 पट्टी भूमि भी, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि हो गई आपकी। नंबर 3 पट्टी भूमि, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पट्टी भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, की एक तो पट्टी भूमि है, उसके अतिरिक्त अन्य अयोग्य भूमि, पट्टी भूमि को जानेंगे स्थायी चारागाहें भी, तथा अन्य गोचर भूमि की वो स्थान जो क्या चारागाहें पशुओं के चराने के लिए, मतलब घासस्थल हैं, वो पशुओं के लिए छोड़ दिए गए हैं। ठीक है। विविध वर्षों वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से शामिल नहीं है, मतलब जहां पे क्या है आपके बाग वगैरह बना लगा दिए गए हैं भी। ठीक है। विविध वृक्षों और वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि भी, ठीक है, जहां पे जो कोई बाग आपके लगा दिए गए हैं, ठीक है, फलों वाले पेड़ लगा दिए गए हैं, वो भूमि आपकी हो गई। जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं, मतलब जहां पे बाग वगैरह लगाए गए हैं ना, वो आपके शुद्ध बोए गए क्षेत्र में नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आपकी प्रति भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, नवल बोया गया क्षेत्र, इन टर्म को आप आसानी से समझिए एक बार। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई होगी, तब वहां पे एक भूमि ऐसी है जहां पे कृषि योग्य भूमि है, लेकिन वहां पे क्या है कि 5 वर्ष हो गए खेती नहीं की गई है, वो आपकी भूमि इसमें शामिल होगी। अब आप एक बार इसका रिवीजन करिए, इतना जो हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि वो भूमि वन, जहां पे वन उपलब्ध है, और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि वो भूमि जहां पे खेती नहीं की जा सकती हो, जैसे आपकी बंजर भूमि आपकी हो गई, और एक स्थान जो कृषि योग्य थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, वहां पे अन्य चीजें बना दी, मतलब यहाँ पे तो कृषि हो ही नहीं सकती। दो स्थान आपके हो गए, एक वन और एक आपका कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। तीसरा पट्टी भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि की एक पट्टी भूमि है, वहां पे खेती नहीं की जाती, और एक उसके अलावा भी भूमि है जहां पे खेती नहीं की जा सकती, वो इसमें दी गई। वो कौन सी भूमि है, स्थायी चरागाह है, अन्य गोचर भूमि, वन, विविध वृक्ष और फल जहां पे ये बाग वगैरह आपके लगाए गए हैं। ठीक है। और कृषि योग्य बंजर भूमि जहां पर 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। अब है आपकी प्रति भूमि, यहां से क्वेश्चन बनता है और स्टूडेंट यहां से समझ से बाहर हो जाता है कि प्रति भूमि किसे कहा जाता है। प्रति भूमि वो भूमि है कि जहां पे खेती की जा सकती है लेकिन खेती नहीं कर रहे। आपको आगे बात समझ में कि वो भूमि जहां पे खेती की जा सकती लेकिन खेती की नहीं जा रही, की जा सकती है लेकिन की नहीं जा रही। देखिए ध्यान से, फिर मैं आपको डिटेल में सारा एक साथ समझाऊंगा ना, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ ये बात है, एक बार इसको समझिए। एक तो था वर्तमान प्रतिभूमि भी, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई होगी। ठीक है, जहां पे पिछले सीजन में ही कृषि को न किया गया हो, वो आपकी होती वर्तमान प्रति। ठीक है। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई होगी। ठीक है, ये आपकी प्रति भूमि में आएगी, और जो 5 से अधिक वर्ष जिसको हो गए वो आपकी क्या आएगी, बंजर भूमि में आ जाएगी, बंजर कृषि भूमि में। अब आप देखिए कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है, वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। अब समझिए भी सारी चीज को। खिचड़ी हो गई, मुझे पता है कि आपके मन में खिचड़ी हो गई, क्या चीजें हो रही हैं और क्या नहीं हो रही, मैं आपको अभी समझा देता हूं, ताकि ये टॉपिक बड़े काम का है और बच्चों को समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे टेंशन मत लो, अब आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि की। वही
तो एक तो भूमि ये आपकी टोटल भूमि हो गई यहाँ पे भाई, ये टोटल भूमि है हमारी, ध्यान से, हाँ सर टोटल भूमि होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है भी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने की थी कि भूमि के एक हिस्से पे जहां वन उगाए गए हैं, तो ये जो भूमि थी यहाँ पे हमने वन उगा दिए हैं, तो यहाँ पे खेती नहीं हो सकती, हाँ सर यहाँ पे खेती नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद थी हमारी बंजर भूमि, वह ऐसी भूमि जहां पे क्या था, कृषि के लिए उपलब्ध अनुपलब्ध भूमि, कि ये तो वन हो गए, ठीक है। फिर क्या था कि ऐसी भूमि जो बंजर है, मान लेते हैं ये भूमि हमारी बंजर है, यहाँ पे कुछ नहीं उग सकता, तो ये भी खेती नहीं होगी, ठीक है। और एक ऐसी भूमि जो खेती योग्य थी, जो क्या थी, खेती योग्य, तो वहां पे हमने क्या कर दिया कि ये भूमि यहाँ पे हमने सड़क बना दी, मैं एक बार साथ ले देता हूँ, जहाँ पे सड़क बना दी हमने, हॉस्पिटल बना दिए, ठीक है, और फैक्ट्री बना दी, ये सारी चीजें हमने बना दी, तो ये भी कृषि के लिए कम हो गई, चीजें क्लियर आपकी। फिर है आपकी ये जो बाकी बच गई, खेती योग्य हमने सारी मान ली, बंजर को काट दिया कि ये बंजर हो गई इसलिए खेती के लिए नहीं बची, ये भी खेती योग्य थी, यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह बन गए, ये भी खेती योग्य नहीं बची, यहाँ पे वन उगे हुए हैं, ये भी खेती योग्य नहीं है। फिर बात आती है आपकी कि कुछ ऐसी जगह थी जहां पे हमने क्या बना दिए गए हैं कि आपके चरागाह भी, क्या है, चरागाह। इस डायग्राम को आप याद रखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चरागाह प्लस में आपके उपवन, उपवन मतलब कि आपके फलों वाले पेड़ लगा दिए गए, बाग लगा दिए गए भी, तो ये भूमि हो गई, यहाँ पर भी खेती नहीं की जा सकती। अब बाकी बच गया ये भी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पड़ती भूमि की भी, किसकी, पड़ती भूमि की। यहाँ पे देखिए आप, पड़ती भूमि, पड़ती भूमि मतलब कि ये खेती योग्य भूमि है, यहाँ पे समझिए ये खेती योग्य भूमि है, और इसके दो हिस्से कर दिए। पड़ती भूमि टोटल मैंने मान लिया एक बार कि यहाँ पे तो 5 साल से खेती नहीं की जा रही भी, खेती कर सकते हैं हम, यहाँ से 5 साल से खेती नहीं की जा रही, तो 5 साल या उससे अधिक भी, 5 साल या उससे अधिक की ये भूमि ऐसी है कि यहाँ पे 5 साल हो गए खेती नहीं की गई, मतलब 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो मतलब ये 5 से अधिक वर्ष हो गए, किससे हो गए, 5 से अधिक वर्ष हो गए, तो इसको माना जाएगा कि खेती योग्य थी ये तो आपकी स्टार्टिंग से ही बंजर है, स्टार्टिंग से ही क्या है, बंजर है। लेकिन ये जो खेती वाली भूमि है 5 साल से अधिक है, 5 से अधिक मतलब 5 वर्ष से अधिक हो गई, ये आपकी क्या है, खेती योग्य बंजर भूमि। किसमें आ गई ये, खेती योग्य बंजर भूमि। बंजर भूमि में और खेती योग्य बंजर भूमि में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। फिर हम पड़ती भूमि की बात कर रहे थे, तो पड़ती भूमि में यहाँ पे भी मैं अलग बनाता हूं, एक बार अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपकी पड़ती भूमि भी, ठीक है, और एक यहाँ पे ले लेता हूं मैं पुरातन पड़ती भी, पुरातन पड़ती भूमि भी। तो आप कहेंगे सर पड़ती भूमि और पुरातन पड़ती भूमि क्या होती है, पड़ती भूमि वो होती है जिसमें पिछले 5, अगर टोटल की बात करेंगे ना, तो जिसमें टोटल पूरा पिछले 5 सालों से खेती न की गई हो। अगर 5 साल से ज्यादा हो गए तो वो क्या आ जाएगी, खेती योग्य बंजर भूमि। क्या है ये, खेती योग्य बंजर भूमि भी, खेती योग्य बंजर भूमि। क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता, अगर 5 साल से अधिक हो गए ना, ये 3 खेत हैं और समझो विस्तार से, ये आपके ए, ये बी, ये सी। ए जो ये खेत है ना, तो इसमें खेती हुए 6 साल हो गए भी, क्या हो गए, 6 साल हो गए, इसमें खेती नहीं की गई, और एक खेती इसमें हो सकती थी, तो ये 5 साल से अधिक हो गई, तो इसका मतलब ए क्या हो गया, खेती योग्य बंजर भूमि, ठीक है। लेकिन जो बी है इसमें भी खेती हो सकती थी, लेकिन इसको अभी कितने साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, 5 साल नहीं हुए ना अभी, तो ये आपकी क्या हो गई, पुरातन पड़ती भूमि। क्या हो गई, पुरातन पड़ती भूमि। आपको आगे बात समझ में, लेकिन इसमें अभी 1 साल का समय हुआ, 1 साल से कम हुआ है इस भूमि में जो खेती हुई ना, अभी इसमें खेती नहीं की गई, लेकिन 1 साल से कम समय है अभी। तो क्या है, 1 साल से कम समय, 1 साल से
कम समय, 1 साल से कम समय हुआ खेती हुए को तो वो आपकी आ जाएगी प्रति भूमि में। अगर 5 साल से कम समय हुआ 1 से ज्यादा 5 से कम तो आपकी पुरातन प्रति भूमि, और जो 5 साल से ज्यादा भी हो गए तो वो आपकी आ जाएगी कृषि योग्य आपकी बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि। तो क्या आपको ये टर्म समझ में आई? फिर आपका एक आता है कि कुल बोया गया क्षेत्र और आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये चीज आपको इस टर्म में समझनी है। तो ये बताइए कि आपको ये भूमि समझ में आ गई कि ये भूमि किस किस प्रकार की होती है। तो वन क्षेत्र की यहाँ पे अब आपकी आगे खेती योग्य कौन सी भूमि बची है आपकी? खेती योग्य तो यही बची है आपकी, जो बची हुई ना ये सारी, ये आपकी खेती योग्य भूमि है। ये आपकी क्या है? खेती योग्य भूमि है। ये जो आपकी इसमें पड़ती भूमि है इसमें भी खेती नहीं की जा सकती आपकी, क्योंकि 5 सालों के बाद में कर सकते, लेकिन फिलहाल इसको प्रति भूमि की कैटेगरी में रखा जाता है। अब हम देखते हैं नवल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यहां से चलिए एक बार मैं आपको वही ले चलता हूं ताकि आपको ये चीजें यहां से समझ में आएगी। शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी गई है। भी निवल बोया गया क्षेत्र लगा लीजिए आप, चाहे शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगा लीजिए कि वो हिस्सा जहां पर आपकी फसल बोई व काटी गई है वो आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और सकल मतलब सारा भी, ठीक है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। अब इसको समझ लीजिए भी, अब आपको ये डायग्राम याद रह गया ना तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको पता है कि आपके इस देश में इस हिस्से में खेती की जाती है, इस हिस्से में, तो ये क्या हो गया आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक वर्ष में इसमें की जाती है ना तो ये आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपका हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि एक साल के दौरान क्या हुआ कि ये जो हिस्सा था ना आपका, ये वाला हिस्सा, सॉरी कि ये जो वाला हिस्सा था, यहाँ वाला जो हिस्सा था, यहाँ पे क्या है कि फसल को दोबारा से काट के एक साल के अंदर दोबारा फसल बो दी गई, ठीक है। तो ये मैं आपको अलग से समझा देता हूँ शुद्ध बोया गया क्षेत्र और ये क्या होता है। इस बात पे खेती की जाती है एक साल के दौरान, ठीक है। अब कुछ हिस्सा ये फसल है 5 एकड़ की, कितनी है 5 एकड़, एक साल में इस पे 5 एकड़ में खेती की जाती है। तो ये आपका हो गया निवल क्षेत्र भी, क्या हो गया निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी, क्या हो गया शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये चीज आपको समझ में आ गई कि आप हैंड राइटिंग की तरफ मत जाना, भी इस पे बोर्ड पे आप हैंड राइटिंग की तरफ मत जाना, मेरे शब्दों को समझना भी। यहाँ पे थोड़ा सा साफ लिख देता हूं मैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। जो एक साल के अंदर इसी बात पे खेती होती है तो ये तो आपका हो गया शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल भी। तो ये तो क्या है 5 एकड़, इसको बोलेंगे हम शुद्ध या निवल भी। ये चीज आपकी क्लियर हुई, शुद्ध या निवल। लेकिन अब कहता है कि इसका कुछ हिस्सा ऐसा है कि जहां पे इसके बीच में ये हिस्सा ऐसा था जहां साल में हमने फसल काट ली और फसल बो दी भी, दूसरी फसल बो दी एक साल के दौरान ही भी। तो ये 2 बार बोया गया ना, तो ये कितना था, ये आपका 2 एकड़ था भी, क्या था 2 एकड़ था, जो हमने क्या किया एक साल के अंदर इसको काट के दोबारा से बो दिया गया। तो ये आपका कितना होगा टोटल, एक साल के अंदर कितने बोए आपने 5 एकड़ तो एक बार, और ये 2 दोबारा बो दी ना, ये 2, तो मतलब 7 एकड़ भी, कितनी हो गई 7 एकड़। ये आपका सकल बोया गया क्षेत्र है, क्या है सकल बोया गया क्षेत्र। यदि हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र में से क्या करेंगे, जो क्षेत्र दोबारा बोया गया उसको जोड़ देंगे तो वो आपका सकल बोया गया क्षेत्र हो जाएगा भी। चीजें समझ में आ रही है आपको, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल था और आप इसको भी समझ गए होंगे अब कि आपकी प्रति भूमि क्या होती है कि एक साल से कम अगर कृषि योग्य भूमि है
और 1 साल से उससे पिछले 1 साल से उस पे खेती नहीं की गई, तो इसका मतलब वो क्या है, आपका प्रतिभूमि है। यदि 1 साल से ज्यादा समय है और 5 साल से कम, तो वो पुरातन प्रतिभूमि कहलाएगी। यदि 5 साल से अधिक हो गया है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कृषि योग्य बंजर भूमि। और बाकी चीजों के बारे में आपको पता है, एक बार ये डायग्राम बना के देख लेना, आपको इतने प्रकार के, ये वन है, ये प्रतिभूमि, ये सड़क, हॉस्पिटल के लिए पुरातन प्रतिभूमि, तो ये सारी चीजें अब आपको कवर हो गई होंगी। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। कि देखो, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में अगर जोड़ दिया जाएगा तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। सकल मतलब टोटल आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र, जो दोबारा बोया गया है वो भी आप जोड़ देंगे। तो ये देखिए एक बार आप यहां से देखिए, एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका, एक मिनट मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा है ये, 60, 61, 19, 20, ठीक है। ये हमारे देश की जो भूमि थी ना, वो 60, 61 में थी। जो 60, 61 था ना, मतलब 1960 और 61 में, और ये 19, 20 में भी। और ध्यान से देखिए भी, सबसे पहले वन वन हमारे कितने थे, 18% पे। कितने थे, 18। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि भी, बंजर भूमि और कृषि अयोग्य भूमि मतलब वो स्थान जो खेती नहीं की जा सकती और बंजर है भी, वो कितने थे आपके, रेड कलर में 12% ये रहे। उसके बाद गैर कृषि प्रयोजनों के लिए अंतर्गत क्षेत्र आपके कितने आ गए, ये आपके 4.95 क्षेत्र। विविध वर्षों फसलों और उत्पन्नों के लिए क्षेत्र आपके ये सारे आप देख सकते हैं। लेकिन आप इसमें आइए भी, जो कृषि योग्य बंजर भूमि है ना, तो वो आपकी और ज्यादा बढ़ गई भी। जो 18%, 11% थी ना, आपके वन वन थोड़े से बढ़ गए हैं। आपके क्या बढ़ गए हैं, वन 18 से कितने हो गए, 23% आपके हो चुके हैं। और जो बंजर तथा कृषि योग्य अयोग्य भूमि थी ना, वो आपकी कितनी बच गई, 5.40%। मतलब कि हमने क्या कर दिया है कि कृषि योग्य अयोग्य भूमि थी, उसको बंजर को क्या किया है, हो सकता है कि हमने बंजर भूमि को थोड़ा सा क्या कर लिया हो, उपजाऊ बना लिया हो। या फिर जो कृषि योग्य अयोग्य भूमि थी ना, जैसे आपके पहाड़ थे, कहीं उनको समतल करके उसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया, हम उस पे खेती करने लगे हों, वो हमारी पहुंच से दूर हो। गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत इसमें जरूर बढ़ोतरी हुई होगी। पहले 4.95% पे क्या थे, हमारे हॉस्पिटल गैर वगैरह बने हुए थे, लेकिन अभी लगभग कितने हो गए आपके, डबल हो गए अभी। फिर आपके यहाँ देखिए उपवनों के अंतर, बाकी हर चीज में आपकी बढ़ोतरी हुई होगी भी। आपकी चीजें क्लियर है आपकी यहाँ पर। यहाँ पे बताइए, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो ये खेती योग्य भूमि है भी, क्या है, खेती योग्य भूमि है। ठीक है, प्रतिवेदी क्षेत्र जो बोया गया क्षेत्र है ना, वो आपका यहाँ पे हो गया, ये 100 का 100 दिखा रखा है, और ये आपका खेती योग्य भूमि है। चीजें क्लियर आपको यहाँ से। भारत में भू प्रयोग उपयोग का प्रारूप हम अब समझेंगे अगले पार्ट में भी। अब तक आपको जो ये क्षेत्र, ये चीजें समझ में आई, प्रतिभूमि है आपकी, ये चीजें समझ में आई या फिर नहीं आई, टाइम ज्यादा लगा दिया, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। अगर न समझ में आया हो तो बता देना, हम इस वीडियो को रिप्लेस कर देंगे ताकि आपको और अच्छी तरह से चीजें हम समझा पाए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।